विद्यार्थियों नमस्कार। हम अच्छ संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और अच्छ संधि में हमने पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, प्रग्रह्य संज्ञा ये सब पढ़ लिया था और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सूत्र है अदसोमात। अदस शब्द के अवयव भूत अमी के म से परे ई और अमु के ऊ की संज्ञा प्रग्रह्य होती है। मतलब इनकी जो है प्रग्रह्य संज्ञा होती है। अदस अदस वह से बने हुए अमी और अमु दो ऐसे पद जिनके म के पश्चात ई और ऊ है। ठीक है, कैसे है? अमी रू बनता है और अमू रू बनता है। अमी में मकार उत्तरवर्ती जो इकार है और यहाँ मकार उत्तरवर्ती उकार है। इसलिए प्रकट सूत्र से अमी और अमू में ई और ऊ की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। अदस प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग में अमी रूप बनता है। वहां हम सूत्र में बताया गया था कि द्विवचन और दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द यहाँ बहुवचन का होते हुए भी इसकी प्रग्रह्य संज्ञा होगी। जैसे अमी ईशा, यहाँ ई प्लस ई को अकसवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घादेश प्राप्त होता है, किंतु अमी की प्रकृत सूत्र से प्रग्रह्य संज्ञा होने के कारण यहाँ जो है बाद हो जाएगा, दीर्घ का प्रकृति भाव रहेगा। ऐसे ही राम कृष्णावमु आसाते, अमु आसाते, जो अमु है मकार उत्तरवर्ती उकार, इसकी जो है प्रग्रह्य संज्ञा होगी और बाद में अ विद्यमान है। ऐसी स्थिति में इक्को यणची सूत्र से यण संधि प्राप्त होते हुए भी पूर्व सूत्र से यह प्रकृति भाव हो जाएगा और प्रकृति भाव होने के कारण यहाँ कोई संधि कार्य निष्पन्न नहीं होगा। अगला जो सूत्र है वह है चादयो असत्वे। द्रव्य भिन्न अर्थ होने पर च की निपात संज्ञा होती है। द्रव्य भिन्न अर्थ होने पर च, वा, है इत्यादि को चादी कहा गया है। जब इनका अर्थ सत्व अर्थात द्रव्य न हो तो इन च आदि की निपात संज्ञा होती है। प्रग्रह्य संज्ञा करी है हमने, वैसे ही निपात संज्ञा होती है। तो निपात संज्ञा का यह सूत्र है कि च, वा, है आदि इत्यादि को चादयः कहा गया है। जब इनका अर्थ सत्व अर्थात द्रव्य न हो, असत्वे, असत्व होने पर यानी द्रव्य न होने पर निपात संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा, कच्छप और चोर अर्थ में च द्रव्यवाची है, किंतु और अर्थ में द्रव्यवाची नहीं है। च, अतः जिस च का अर्थ और होगा वह च निपात संज्ञक होगा, निपात कहलाएगा। जहाँ च का इस रूप में प्रयोग होगा वह च जो है निपात संज्ञक कहलाएगा। प्रादयः, अगला जो सूत्र वो है प्रादय। एते अर्थात प्र आदि भी उसी तरह अद्रव्यवाची जो च है उसकी तरह ही निपात संज्ञक होते हैं।
प्र आदि भी, मतलब च तो होता ही है निपात संज्ञक, किंतु प्र आदि भी निपात संज्ञक होते हैं। उपसर्गा क्रिया योगे, सूत्र की वृत्ति में उल्लिखित प्र आदि 22 उपसर्गों की भी निपात संज्ञा होती है यदि ये द्रव्यवाची नहीं है। 22 उपसर्ग कौन से, जिनका पहले उल्लेख हो चुका है। और एते, एते का मतलब प्र आदि, प्र परा आदि जो 22 उपसर्ग है ये भी निपात संज्ञक होते हैं। अब देखिए अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र आता है निपात एकाजनांग, अंग वाले आ को छोड़कर शेष किसी भी एक स्वर रूप निपात की प्रग्रहीय संज्ञा होती है। देखिए आंग वाले आ, मतलब जो आ आंग का हो, जिसमें नकार की संज्ञा हुई हो, इसको छोड़कर शेष किसी भी एक स्वर वाले एक स्वर रूप निपात की प्रग्रहीय संज्ञा होती है। जैसे ई इंद्र, यहाँ जो ई है ये विस्मय बोधक है, और विस्मय बोधक होने के साथ यहाँ ई प्लस ई को अक्का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त होता है, किंतु इस सूत्र से इसकी प्रग्रहीय संज्ञा, इस ई की जो है प्रग्रहीय संज्ञा हो जाएगी, और प्रग्रहीय संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम, इस पूर्व सूत्र से जो है प्रकृति भाव होगा, और प्रकृति भाव होने के कारण ई प्लस ई को दीर्घ आदेश नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये जो सूत्र है यह केवल इतनी सी बात कह रहा है कि आंग वाले आ को छोड़कर बाकी एकाच एक स्वर रूप जो निपात होंगे उनकी प्रग्रहीय संज्ञा होती है। अगला सूत्र देखिए, ओत, ओदंत निपात ओदंत निपात प्रग्रहीय संज्ञक होता है। ओत का मतलब ओ, जिसके अंत में हो, उसे ओदंत कहते हैं। जिस निपात के अंत में ओ होगा उसे ओदंत निपात कहेंगे, सीधी सी बात है। और ओदंत निपात की जो है प्रग्रहीय संज्ञा होती है। जैसे अहो ईशा में अहो जो पद है ये ओदंत है, और निपात भी है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो है प्रग्रहीय संज्ञा हो जाएगी। इसलिए ओ के बाद ई होते हुए भी जो एचो अयवा या वह सूत्र से ओ को अयादि आदेश होने वाले थे, ओ के स्थान पर अव, तो वो आदेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ओत की, इस ओकार की प्रग्रहीय संज्ञा होगी, और प्रग्रहीय संज्ञक होने के कारण यहाँ प्लुत प्रग्रहीया अचि नित्यम, इस सूत्र से जो है प्रकृति भाव आदेश हो जाएगा, और प्रकृति भाव होने के कारण यहाँ एचो अयवा या वह सूत्र से होने वाला जो कार्य है वो कार्य नहीं होगा। अगला सूत्र देखिए, संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्षे, संबुद्धि अर्थात संबोधन के प्रथमा एकवचन के कारण आया हुआ ओ विकल्प से प्रग्रहीय संज्ञक होता है।
यदि उसके बाद में लौकिक संस्कृत का इति शब्द आया हो। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है कि संबुद्धि अर्थात संबोधन के प्रथमा एक वचन के कारण आया हुआ ओ विकल्प से प्रग्रह्य संज्ञक होता है। पहली बात तो यहाँ समझने की है कि यहाँ जो कार्य बताया जा रहा है वो विकल्प से होगा। क्या होगा? यदि संबोधन के प्रथमा एक वचन में ओ आया हो और उसके बाद इति शब्द आया हो तो इसकी जो है विकल्प से प्रग्रह्य संज्ञा होगी। विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णुविति। अब देखिए यहाँ कि विष्णु इति ओ है, हे विष्णु संबोधन का एक वचन है। न के बाद जो ओ है, ओ संबुद्धि निमित्तक है, संबुद्धि के कारण ओ हुआ है। इस ओ के बाद लौकिक इति का ई आया है। ठीक है, यहां तक हमने कुछ नहीं किया, केवल हम समझ रहे हैं कि ये जो विष्णु शब्द है ये विष्णु का संबोधन है और एक वचन का है, तो संबोधन एक वचन हो गया। इससे परे इति का ई विद्यमान है। इस सूत्र से इस ओ की विकल्प से प्रग्रह्य संज्ञा होगी। ओके, प्रग्रह्य संज्ञा होने की स्थिति में प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम इस सूत्र से प्रकृति भाव होगा और प्रकृति भाव होने के कारण यहां ओ के बाद ई होने की स्थिति में एचो अयवा या वह सूत्र से जो अयादि आदेश होता यानी ओ के स्थान पर अव आदेश होता उसका निषेध हो जाता है, यानी कि यह प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है, अब जहां ओ की प्रग्रह्य संज्ञा नहीं हुई वहां एचो अयवा याव से ओ के स्थान पर अव आदेश होगा और अव आदेश होने की स्थिति में विष्णु अव और इति रूप बना। ठीक है, अब एक और स्थिति यहां बनती है कि पदांत में स्थित है और उससे परे अश इति का इकार है, तो लोपः साकल्यस्य सूत्र से इस व का विकल्प से लोप प्राप्त होता है। तो जहां विकल्प से लोप होगा वहां विष्णु प्लस इति रह जाएगा और जहां लोप नहीं होगा वहां विष्णु विति रूप बन जाएगा। अब देखिए अगला जो सूत्र है वो सूत्र आता है मय उणो वा वो वा। मय प्रत्याहार से परे यानी बाद वाले उय ऊ के बाद यदि कोई स्वर हो तो उय के ऊ के स्थान पर विकल्प से वह आदेश होता है। किमुक्तम, किम उय प्लस उक्तम, यहाँ उय का न इत संज्ञक है, इसलिए तस्य लोप से न का लोप होने पर ऊ शेष रहता है। ऊ अकेला स्वर है, आंग भिन्न निपात भी है, तो निपात एकाज नांग सूत्र से ऊ की प्रग्रह्य संज्ञा होगी और प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम से उय के ऊ के बाद अच उक्तम का ऊ होने के कारण उय के ऊ को नित्य प्रकृति भाव प्राप्त होता है, किंतु चूंकि यहां मैं प्रत्याहार का वर्ण है, मैं उससे परे है उय का ऊ
और उन के बाद स्वर है उ। इसलिए प्रकृत सूत्र मय उणो वो वा से उ के स्थान पर विकल्प से व हो जाता है। जब उ के स्थान पर व होता है तब रूप बनता है किम व उक्तम, किम वुक्तम। और जब उ के स्थान पर व नहीं होता तब किम उ और उक्तम, में उ मिल जाएगा तो किमु उक्तम रूप बनता है। पूर्वोक्त प्रकृति भाव के कारण उ के पश्चात उ होने पर भी अक सवर्णे दीर्घ की प्रवृत्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि यहाँ अक सवर्णे दीर्घ सूत्र कार्य नहीं करेगा। अगला सूत्र है इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। आचार्य साकल्य के मत में पदांत इक के बाद असवर्ण स्वर हो तो वह इक ह्रस्व हो जाता है। वह जो इक है वो ह्रस्व हो जाता है। ये पाणिनि का मत नहीं है। इस प्रकार साकल्य के मत से ह्रस्व और पाणिनि के मत से ऋषा भाव होने से ही वृत्ति में ह्रस्व विधि को वैकल्पिक कहा गया है। मतलब ये विकल्प से होगा। चक्री अत्र, देखिए चक्री अत्र चक्री पद है जिसके अंत में दीर्घी है जो इक है और उसके बाद अ है जो कि अच है। इक के स्थान पर विकल्प से ह्रस्वादेश होकर चक्री अत्र रूप बनता है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सूत्र समझ में आ रहे होंगे। शेष हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।